एक और बड़ी खबर, राजस्थान के संभावित 4 मंत्री देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल और भागीरथ चौधरी बनेंगे मंत्री। बड़ी अपडेट आपको इस वक्त की दे दे, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव को फिर मिलेगा मौका, भागीरथ चौधरी पहली बार बनेंगे मंत्री। देखिए ये बड़ा अपडेट, और राजस्थान के लिए संभावित ये 4 मंत्री, जिसमें से देखिए 2 ओबीसी, एक दलित और एक सामान्य वर्ग से ये मंत्री है। और आपको बता दें ये बड़ी अपडेट, जहां पर राजस्थान में जिन 4 सांसदों को मंत्री बनने का ये मौका मिला है, तस्वीरें देखिए आपके सामने। अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से, भूपेंद्र यादव अलवर से और भागीरथ चौधरी अजमेर से। बड़ी अपडेट। और देखिए जिस तरह से भूपेंद्र यादव और भागीरथ चौधरी ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो वहीं भागीरथ जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वहीं अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान का प्रमुख दलित चेहरा है और गजेंद्र सिंह शेखावत राजपूत समाज से आते हैं। तो देखिए यहाँ पर चारों तरीके से जो यहाँ पर साधा गया है इन मंत्रियों को मौका देकर, ये एक बड़ी उपलब्धि आप मानिए राजस्थान के लिए भी, क्योंकि जिस हिसाब से रिजल्ट आया था उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर मामला डगमगाता सा दिख रहा था, लेकिन अब ये साफ तौर पर साफ हो गया है कि राजस्थान से ये 4 संभावित मंत्री जो है वो होंगे। तो बड़ी अपडेट। और स्टूडियो से मेरे सहयोगी सुनील यादव जो है लाइव जुड़ गए, उनसे बात करेंगे इसी पर। सुनील, क्योंकि अगर हम बात करें परिणाम की, जब लोकसभा परिणाम यहाँ पर आया तो थोड़ा सा चौंकाने वाला था, और लगातार जो है यहाँ पर ये लग रहा था कि क्या यहाँ से किसी मंत्री को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अब साफ तौर पर जो है ये साफ हो रहा है कि जो 4 हम देख पा रहे हैं मंत्री, इनको मौका मिलेगा, जहाँ पर 2 ओबीसी, एक दलित और एक सामान्य वर्ग, यानी कि जो है जाति को यहाँ पर साध लिया गया है। तो आप मानते हैं कि पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर इन मंत्रियों को चुना गया है और तमाम जिम्मेदारियां इनको दी जाएगी? बिल्कुल सोनल, देखिए कि जिस तरह से जो 4 जून को जो रिजल्ट आता है और उसके बाद में जो बीजेपी की जो एक सीट है किस तरह से आती है और कहां पर उनको नुकसान हुआ है पार्टी को, और उसकी समीक्षा किस आधार पे की जाए, और इसके आधार पे जहां पर ज़्यादा हार हुई है या फिर जो पहले जैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए, जहां पर प्रदर्शन है वो बिगड़ा है, उसका मतलब ये नहीं है कि उनको उस प्रदेश को भागीदारी नहीं दी जाए मंत्रिमंडल में, क्योंकि वहां फिर और ज़्यादा नाराजगी पैदा हो सकती है। तो ऐसे में जो बीच का रास्ता निकाला जाता है, पार्टी के जो नेता हैं समीक्षा करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात यही थी 4 जून को, जब किसी भी पार्टी के पक्ष में परिणाम नहीं आया, यानी किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में सभी ने चुना। आज शपथ भी हो जाएगी, लेकिन इसके साथ ही जब प्रधानमंत्री का चेहरा साफ हो गया तो उसके बाद से लगातार ये चर्चा उठ रही थी कि मंत्रिमंडल में कौन होगा, प्रधानमंत्री मोदी की टीम कौन सी होगी, मोदी 3.0 के जो मंत्रियों की टीम है वो क्या होगी, और किसके साथ मोदी काम करेंगे, किस तरह से जो योजनाओं को आगे लेकर जाएंगे। इसके साथ ही आज जिस तरह से जो अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पिछले 10 साल से यानी 2 दफा 2014 और 19 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। 2014 में तमाम 25 सीटों पर बीजेपी को विजय हासिल हुई थी। 2019 की बात करें तो 24 सीटों पर बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े जो सांसद हैं उनको यहां पर बने थे, और एक जगह बीजेपी ने क्षेत्रीय पार्टी आरएलपी से गठबंधन करके वो सीट निकाली थी, यानी 2019 में भी क्लीन स्वीप हुआ था। लेकिन इस बार पूरा जो माहौल है वो बदला हुआ नजर आया, क्योंकि तमाम जो दावे हैं वो भी उनकी भी पोल खुल गई। जब 4 जून को रिजल्ट आया, 11 सीट है वो बीजेपी के खाते से बाहर चली गई, यानी सीधा सीधा अकेले राजस्थान में बीजेपी को 11 सीटों का नुकसान है। इस तरह के माहौल में एक साथ 11 सीटें, क्योंकि हिंदी बेल्ट है वहां पर बीजेपी अपने आप को मजबूत मानती है और राजस्थान को भी अपना गढ़ समझती आई है बीजेपी। और इस तरह से क्योंकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अच्छे मत मिले, अच्छी सरकार बनी पूरे बहुमत के साथ, और एकदम से जब नुकसान होता है तो ये सोचने वाली बात है। बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी कहीं ना कहीं इसको लेकर चिंतित हुआ होगा, और यहाँ जो राजस्थान के नेता हैं, प्रदेश नेतृत्व है, इसको लेकर गंभीरता भी के लिए भी इनको कहा गया होगा, इनकी क्लास भी लगाई होगी। लेकिन इन सबके बीच मंत्रिमंडल अहम चीज होती है। राजस्थान में जो 14 सांसद हैं बीजेपी के, उनमें से किनको मंत्रिमंडल में जगह मिले ये अहम हो जाता है। और आज जिस तरह से 4 नामों की चर्चा उठ रही है वो नाम सबसे प्रमुखता में है और संभावित चेहरे हैं, क्योंकि अभी जब मंत्रिमंडल की बैठक जो नाम दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली थी,
उस बैठक में ये चारों जो चेहरे हैं वहां पर शामिल थे। तो जो तमाम अटकलें हैं उन पर मोहर भी लगती आ रही है, ये लगती हुई नजर आ रही है कि ये चारों लोग हैं राजस्थान में मंत्रिमंडल का नेतृत्व करेंगे। और जिसमें सबसे पहला जो नाम है वो गजेंद्र सिंह शेखावत जो जोधपुर से हैं, तीसरी बार सांसद बने हैं लगातार। और पिछली बार जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हराकर संसद पहुंचे थे तो चर्चाओं में भी आए थे। और जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है, कहा जाए कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इन सबकी नजरों में आ गए थे और तभी से करीबी भी बताए जाते हैं। दूसरे चेहरे की अगर बात करें तो भूपेंद्र यादव पहली बार सांसद बने हैं। इससे पहले राज्यसभा से उनको सांसद बनाया गया था और केंद्रीय मंत्री मंडल में शामिल किया गया था। अहम विभाग उनके पास था। अच्छा सुनील, क्योंकि यहाँ पर एक बात ये भी आती है, जिस तरह लोकसभा सांसदों की संख्या के हिसाब से अगर हम बात करें तो इस बार राजस्थान से मंत्री बनने वाले सांसदों का प्रतिशत जो है वो ज्यादा है। क्योंकि हम यहाँ पे अगर परिणाम की बात करें तो यहाँ पर सीटें जो है वो आई 14 है और मानी 25 जा रही थी, लेकिन फिर भी जो प्रतिशत है, परसेंटेज है, वो ज्यादा है। बिल्कुल सोनल, पिछले सरकार की बात करें 2019 में तो जो शुरुआती जो कैबिनेट है उसमें 3 मंत्री बनाए गए थे जबकि 25 सांसद थे। इस बार वो जो आप प्रतिशत की बात करें तो बिल्कुल ज्यादा है, 4 मंत्रियों का नाम अभी सामने आ रहा है। लेकिन कितने मंत्री होंगे ये मंत्रिमंडल की जो प्रधानमंत्री शपथ लेंगे अपने प्रधानमंत्री के रूप में और उसके बाद मंत्रिमंडल भी जब शपथ लेगा तब पता चलेगा। लेकिन अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो संभावित नाम है उसके आधार पर प्रतिशत ज्यादा है। 14 सांसदों में 4 को एक साथ एक प्रदेश से मंत्री बनाया जा रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि उनका पोर्टफोलियो अगर देखा जाए तो पहले इनमें से 3 जो हैं वो पहले केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत की बात कर लें, अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री थे, संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं अभी बीजेपी की 2.0 सरकार में। और साथ ही साथ भूपेंद्र यादव की बात हो रही है। भागीरथ चौधरी को यहाँ पहली बार मौका बिल्कुल, मतलब ये बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई। आखिर क्या सोचकर आप मानते हैं सुनील ये जिम्मेदारी दी गई होगी? बिल्कुल, भागीरथ चौधरी सांसद दूसरी बार बने हैं, लेकिन इस बार अगर इन चारों संभावित नामों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो मार्जिन है वो भागीरथ चौधरी ही जीते थे। सबसे ज्यादा मार्जिन से करीब 2 लाख से ज्यादा वोटों से भागीरथ चौधरी ने कांग्रेस के उम्मीदवार को अजमेर से हराया है। अब बात करें क्योंकि यहाँ पर जो जातिगत समीकरण है जिनको राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, उसके आधार पर एक जो जाट समाज का नेतृत्व करने वाले ओबीसी की जो एक बड़ी मेजोरिटी है उनको कवर करने के लिए जो भागीरथ चौधरी है ये एक सबसे बेटर जो नाम है, जो बेटर चेहरा है वो बीजेपी को लग रहा है। क्योंकि 2019 की बात करें तो बाड़मेर जैसलमेर से कैलाश चौधरी वो मंत्री थे जो केंद्र सरकार में, तो इस बार वो चुनाव हार गए हैं। ऐसे में एक नया चेहरा भी बीजेपी को चाहिए, लाइन भी चाहिए। तो भागीरथ चौधरी उस पूरा जो ढांचा है बीजेपी का उसमें फिट बैठ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग का खास महत्व इसलिए हो जाता है जब चुनाव में, विधानसभा चुनाव में एक अच्छी जीत मिलती है और जब लोकसभा चुनाव आते हैं तो 11 सीटों का नुकसान होता है। इसका आकलन जब किया गया होगा तो कहीं ना कहीं ये बात भी उठकर आई होगी कि तमाम जो समुदाय हैं, जो समाज है, उनको उचित भागीदारी मिले, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले लोग की संख्या भी उसी हिसाब से हो। ये चीज बीजेपी बिल्कुल ध्यान में रखती है और इस बार और भी ज्यादा ध्यान में इसलिए रखना पड़ेगा कि हर एक तबके को बीजेपी को साधना पड़ेगा। गठबंधन के साथ सरकार बना रही है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार नहीं है। तो जिस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत के रूप में जो एक सोशल इंजीनियरिंग की पूरी बात कर रहे हैं तो जनरल जो सीट से देखा जाए तो गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम है। दलित की बात करें तो अर्जुन राम मेघवाल की बात यहाँ पर सामने आती है। और जो ओबीसी समुदाय से 2 मंत्री यहाँ पर लिए गए हैं, भूपेंद्र यादव और भागीरथ चौधरी। तो जो सोशल इंजीनियरिंग का जो पूरा एक जो सिस्टम है बीजेपी का, और हमेशा क्योंकि बीजेपी का नारा जो है सबका साथ सबका विकास की जो बात करती है, तो सरकार बनने के बाद लोगों का और सबको साथ लेकर चलने का, लेकिन सरकार बनाने से पहले किन नेताओं को आगे लाया जाए उसमें भी ये रहे कि हर एक जो समुदाय है, हर एक समाज है, उसका प्रतिनिधित्व करने वाले हर समाज से लोग। कहीं ना कहीं यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौर का नाम भी लिया जा रहा था कि हो सकता है उनको भी यहाँ पर जगह मिले। आप मानते हैं क्या कुछ कारण रहा होगा उन तमाम मंत्रियों को ना शामिल करने का और सिर्फ इन स्पेसिफिक 4 लोगों को शामिल करने का? इसके पीछे का क्या कारण? देखिए सोनल, इस बार जो इस चुनाव में और चुनाव के बाद 2024 में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नाम नहीं नजर आ रहा था। ये कुछ वैसी खबरें हो सकती हैं क्योंकि वो पिछले दिनों विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच चुके हैं और अभी राजस्थान में मंत्री हैं। आपने देखा होगा राजस्थान की कैबिनेट मिनिस्ट्री में उनका नाम है और कैबिनेट मंत्री है राजस्थान सरकार में। लेकिन अब जब सांसद ही नहीं है तो जो तमाम जो 14 सांसद उनमें से ही मंत्री बनाया जाना ज़्यादा जरूरी हो जाता है और उन्हीं में 4 नाम
नाम है। एक नाम जो है लुम्बाराम चौधरी, जो जालोर सिरोही से सांसद बने हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हराकर वो सांसद बने हैं, तो उनका नाम काफी ज्यादा चर्चाओं में था। क्या वजह रही है कि अभी संभावित नामों की सूची में नहीं है, ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार होते रहता है। ये पहला जो कैबिनेट तैयार हो रहा है, पहली कैबिनेट बनाई जा रही है, लेकिन इसके बाद फिर से जब विस्तार होगा तो और नए चेहरों को मौका मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर इस बार जो उनको टीम मोदी को अनुभव की भी जरूरत है, क्योंकि इससे पहले लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है। अब अनुभवी नेता भी संसद में चाहिए, जो बोलने वाले हों, विपक्ष के सवालों का जवाब दे सके, विपक्ष की जो तमाम जो नाराजगी है उसका खुलकर जो तैयारी में वो दिख सकें, संसद की जो कार्यप्रणाली है उसको जानने वाले हों। पहले मंत्री जो पद का है वो पोर्टफोलियो उनके पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई चुनौतियां होने वाली है मोदी सरकार के सामने। जब बिल पास करवाने की बात हो, कानून बनाने की बात हो, तो वहां पर एक अनुभवी नेता के रूप में उनको जरूरत है। तो यहाँ बाकी जगह भी जो अनुभवी, जो पहले मंत्रिमंडल में शामिल हुए लोग हैं, उनको प्राथमिकता दी जा रही है, जो पहला जो मंत्रिमंडल गठन हो रहा है उसमें। और जो कुछ नए चेहरे हैं जो किसी समाज की या क्षेत्र विशेष में अपनी जो प्रभाव रखते हैं, कई वोटर्स पर अच्छा इफेक्ट डालते हैं, उन नेताओं को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। क्योंकि इस बार बीजेपी अपने लोगों के अलावा जो सहयोगी दल है उनको भी उनके हिसाब से भागीदारी देना उनके लिए जरूरी है, क्योंकि बीजेपी की जो सरकार बन रही है ये बाकी जो इस सहयोगी दल है, यानी जो घटक दल है, उनके सहयोग से सरकार बन रही है। टीडीपी की बात कर ले, जेडीयू की बात कर ले, या फिर एलजेपी, जो चिराग पासवान को भी यहाँ पर मंत्रिमंडल में रखा जाएगा। इसके अलावा कई सारे यानी सुनील, इस बार हम ये देख सकते हैं जिस हिसाब से देखिए, क्योंकि जो एनडीए है, अगर हम सिर्फ एनडीए की यहाँ पर बात करें कुल मिलाकर, तो यहाँ पर जिस तरह से डिपेंडेंट अलायंस भी जो बनाया गया, अब लगातार कुछ उनके मंत्री यहाँ पर हमें दिखेंगे और कुछ नए चेहरे भी हमें दिख सकते हैं तमाम दलों में से। क्योंकि इस बार जो हमने देखा, जब एनडीए अलायंस यहाँ पर हुआ और लगातार नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे फिर चिराग पासवान हो, लगातार इन सभी के जो मंत्री है वो भी इस बार हमें दिख सकते हैं मंत्रिमंडल उसमें विस्तार में। बिल्कुल ये तय है इस बार जितनी भागीदारी बीजेपी अपने सांसदों को मंत्रिमंडल में रखेगी, उतना ही ध्यान जो इनके बाकी जो दल हैं, जो सहयोगी दल हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है जो एलजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट की जो हम बात कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है शिवसेना, उसके भी 7 सांसद जीत कर आए हैं, उनको भी भागीदारी देना जरूरी है। आंध्रा की बात करें तो जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की बात लगातार हुई है, टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी की, और साथ ही साथ जो नीतीश कुमार हैं जेडीयू, उनको भी उसी हिसाब से मंत्रिमंडल में रखा जाएगा। उनकी पार्टी के जो सांसद बनकर आए उनको, तो ये जो पूरा जो उनको जो प्रतिनिधित्व दिया जाएगा वो बीजेपी अपने सांसदों में कटौती करेगी, क्योंकि पिछली बार जो ज्यादा मंत्रिमंडल में जो जगह मिली थी वो बीजेपी से जीतकर आए हुए सांसदों को मिली थी। इस बार उसमें कमी देखने को मिल सकती है। उसकी साफ वजह लगातार यही बताई जा रही है, और वो सबके सामने जगजाहिर भी है कि बीजेपी के हाथ में अकेले सरकार चलाने के लिए उतना जो बहुमत नहीं मिला है, बहुमत में कमी रही है, दूसरे सहयोगी दलों से हाथ पकड़ना पड़ा है, और इसी वजह से बीजेपी यहां पर कॉम्प्रोमाइज करेगी, कॉम्प्रोमाइज करने वाले मूड में है। जो बाकी जो लोग हैं, चाहे आंध्रा का प्रतिनिधित्व, बिहार का प्रतिनिधित्व, महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व देख लीजिए, और बिहार में भी जिस तरह से जो नीतीश कुमार है उसी तरह से चिराग पासवान भी मंत्री बनेंगे, क्योंकि रामविलास पासवान बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने में अहम योगदान निभाए थे, बीजेपी की सरकार में मंत्री भी रहे हैं, जो चिराग पासवान के जो फादर रहे हैं, और बीजेपी के एक जो सहयोगी दलों में बड़ा नाम है उनका। तो ऐसे सभी को साधा जाएगा, और इन सभी लोगों को जब साधा जाएगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी के सिंबल पर जीते हुए जो लोग हैं, जो सांसद बने हैं, उनका मंत्रिमंडल में जो जगह मिल पाना थोड़ा मुश्किल है। तो इस लिहाज से देखा जाए, अगर राजस्थान के जो 4 संभावित नाम सामने आ रहे हैं, जोधपुर से सांसद बने गजेंद्र सिंह शेखावत, बीकानेर से बने अर्जुन राम मेघवाल, अजमेर से भागीरथ चौधरी, और जो अलवर है वहां से भूपेंद्र यादव। अगर चार नाम, जो भूपेंद्र यादव है, इनका नाम बड़ा सामने आ रहा था, क्योंकि अलवर से जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो माना जा रहा था कि बड़ा मुश्किल चुनाव ये हो सकता है भूपेंद्र यादव के लिए, क्योंकि लगातार इतनी ज्यादा छाप थी नहीं अलवर में। आप मानते हैं कि भूपेंद्र यादव जो एक बहुत बड़े कद्दावर नेता रहे हैं बीजेपी के, और बीजेपी की तमाम रणनीतियों में भूपेंद्र यादव का बड़ा खासा हाथ रहा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं भूपेंद्र यादव एक फर्स्ट चॉइस भी थी पहले से ही बीजेपी की कि इनको मंत्री मंडल में शामिल करना है।
बिल्कुल सोनल, बीजेपी का जो चुनावी जो किस तरह से चुनाव लड़ती है, चुनाव की जो लड़ने की उनका जो प्रक्रिया है वो थोड़ा बाकी पार्टियों से अलग है। वो एक संगठन है, उसको भी बराबर जो वोटर्स है, कार्यकर्ता, उनके बराबर संगठन को भी देखती है कि संगठन में कौन किस तरह से काम कर रहा है। क्योंकि बीजेपी जब चुनाव लड़ने फील्ड में जाती है तो जो एक संगठन है वो बूथ तक पहुंचता है, लोगों तक पहुंचता है, और बीजेपी की जो तमाम योजनाएं हैं, बीजेपी किस एजेंडे पे चुनाव लड़ना चाह रही है और क्या एजेंडा लेकर आगे बढ़ना चाह रही है, ये चीज संगठन और संगठन से जुड़े लोग हैं, ये जनता तक पहुंचाते हैं। ऐसे में अगर राजस्थान में जो नामों की बात करें तो सबसे बड़ा नाम और सबसे पहला नाम है वो भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव संगठन में गहरी पैठ है, वो रखते हैं। बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके बेहद करीबी माने जाते हैं। इसीलिए पिछले 2019 की बात करें तो राज्यसभा से उनको संसद भेजा जाता है और उसके बाद उनको केंद्रीय मंत्री बनाया जाता है, और मंत्रालय भी अहम मंत्रालय, उनको रोजगार श्रम मंत्रालय दिया जाता है, और साथ ही साथ जो एनवायरमेंट मिनिस्टर भी वो थे। तो कहा जा सकता है उनका जो प्रीवियस पोर्टफोलियो है वो भी बेहद स्ट्रॉन्ग है। और अब जब वो हालांकि पहला चुनाव लड़े थे, और जब पहला चुनाव लड़ने के लिए जनता के बीच में आए, क्योंकि उससे पहले उनको सांसद का चुनाव नहीं लड़े थे एमपी का, और ये भी उनके लिए एक टिपिकल टास्क थी कि किस तरह से जो लोग हैं, वोटर्स हैं, उनको डील किया जाए, क्योंकि इससे पहले पार्टी और संगठन में वो काम किए थे। जब ललित यादव को कांग्रेस ने टिकट दिया, क्योंकि दोनों ओबीसी के उम्मीदवार, दोनों यादव उम्मीदवार और यादव बाहुल्य अलवर सीट, ऐसे में मामला जो काफी टिपिकल था। बीजेपी के जो बड़े बड़े लोग थे, जो स्टार प्रचारक थे, योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, अमित शाह की बात कर लें, तमाम जो लोग हैं वो अलवर पहुंचे, बड़ी सभाएं की, और कई सभाएं ऐसी हुई थी क्योंकि बीजेपी को इनपुट मिल रहे थे कि यहां पर क्लोज फाइट है, और उसी को देखते हुए कई सारी जो सभाएं यहां पर हुई। आखिर में जब रिजल्ट आता है तो 50,000 से कम, यानी बहुत बड़ी जीत नहीं कह सकते इसको, ये बिल्कुल क्लोज फाइट में भूपेंद्र यादव चुनाव निकाल लेते हैं। लेकिन यहां पर वोटर्स के साथ साथ राजस्थान के सिनेरियो की बात करें तो जो यादव बाहुल्य है, या फिर जो संगठन की बात हम करें तो संगठन के लिहाज से भूपेंद्र यादव बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नाम है। इसी वजह से उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है, तरजीह दी जा रही है। 2019 में भी यही हुआ था, बिना सांसद बने, यानी राज्यसभा से भेजा गया और उनको मंत्री बनाया गया। तो यहां पर संगठन बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत संगठन है, तो संगठन को सादे रखना एक चुनौती है, और उसी को पार पाने के लिए इस तरह के जो नाम है, जो संगठन में अच्छे से काम कर सके, लोगों को जोड़ सके। और जो नाराजगी है, क्योंकि यहां पर ना सिर्फ मंत्री बनाए जा रहे हैं, मंत्रियों के साथ साथ बीजेपी के हमेशा जो काम, जो लोगों के लिए काम करने की जो कोशिश है, जो एक नजरिया है, साथ ही साथ पार्टी को मजबूत और किस जगह नुकसान हुआ है उसकी समीक्षा भी पैरेलल बीजेपी हमेशा करते रहती है। बीजेपी हमेशा जो एक जो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ भी आगे बढ़ती है, तो कोशिश यही रहेगी तमाम जो सोशल इंजीनियरिंग के साथ राजस्थान में 4 जो संभावित चेहरे सामने आ रहे हैं, ये चारों अगर मंत्री बनते हैं तो उसके बाद में किस तरह से जो आगे काम होगा, 11 सीटों का नुकसान क्यों हुआ, ये अकेले राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, तो 11 सीटों का नुकसान क्यों हुआ, इसको लेकर भी समीक्षा की जाएगी। जो मंत्री बनेंगे, इन मंत्रियों को ये टास्क भी दी जाएगी कि राजस्थान में फिर से पार्टी का जो संगठन है, पार्टी के जो वोटर्स हैं, उनको वापस से एक्टिव किया जाए, वापस से पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जाए। तो ये भी एक जो कोशिश रहेगी। आज जिस तरह से जो मंत्रिमंडल की बैठक हो रही थी, प्रधानमंत्री जो बनेंगे, और इससे पहले भी थे नरेंद्र मोदी, वो बैठक पूरी ले रहे थे, तो उसमें जो हिदायत की बात बार बार सामने आ रही, तो इसको हिदायत से ज्यादा हो सकता है ये भी कह सकते हैं हम कि एक जो आगे का जो तौर तरीका है पार्टी का, कि किस तरह से काम करना, वो समझाया जा रहा था। क्योंकि अभी शपथ तो लिए नहीं हम, ना प्रधानमंत्री लिए, ना मंत्री लिए। बिल्कुल, और ये साफ तौर पर सुनील देखना होगा, क्योंकि देखिए राजस्थान से 4 जो मंत्री, इन लोगों को मौका दिया गया है, और अब जाकर कहीं ना कहीं जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तब जाकर साफ तौर पर, क्योंकि खुद पीएम मोदी ने ऐसा कहा है कि तुरंत काम कार्य जो वो शुरू हो जाना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम